सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। सो आज का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस पेपर से रिकॉल करते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। कल अपन ने इसके बारे में पढ़ा था सैटरडे को। सो इनमें से कौन सी कंट्री जिसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नेम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डज द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस द मोस्ट ग्लोबली। सो इनमें से कौन सी चीजें हैं जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है ग्लोबली सबसे ज्यादा। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेरिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री what rank does India hold in pharmaceutical production by volume? So जो pharmaceutical industry है उसमें इंडिया की क्या रैंक होल्ड हो रही है बाय वॉल्यूम। इज इट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? तो कौन सी रैंक पे है इंडिया? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, एट द थर्ड रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what percentage of the country's GDP does the pharma sector contribute to? So कंट्री की कितनी जीडीपी है जो है वो फार्मा सेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है। सो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से अपना आंसर क्या हो जाएगा 5% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी डज द फार्मा सेक्टर कंट्रीब्यूट। सो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसाइड्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रहती है। सो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा 60% पॉपुलेशन। 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वेयर डज चाइना हैव एन ओवरसीज मिलिट्री बेस पोजिंग अ चैलेंज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो कहाँ पे है ये चाइना का जो ओवरसीज मिलिट्री बेस है। सो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। When did CERT in becomes operational? So ये कब ऑपरेशन में मतलब कब स्टार्ट हुआ था, कब से इनका फाउंडेशन हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा इन 2004 CERT become operational। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which ministry does CERT in fall under? सो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क करते हैं। Is it Ministry of Home Affairs, Ministry of Defense, Ministry of Finance और Ministry of Electronics and Information Technology? So question 8 का अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ministry of Electronics and Information Technology। What framework document is CERT leading the implementation of? So इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क है अपन को पूछा गया है। So क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CCMP। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच एक्ट हैज CERT इन designated to perform specific functions in the area of cyber security? सो कौन से एक्ट के अंदर ये बताया गया है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा IT अमेंडमेंट एक्ट 2008। सो यहाँ पे अपन ने प्रीवियस जो भी न्यूज एनालिसिस करा था उसके बेसिस पे MCQ जो है कवर करें। तो आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली न्यूज अपने पास है, सेंटर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू क्लोजली मॉनिटर केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। सो अभी आप जैसे हाल ही में अपन ने इस न्यूज के बारे में 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना के अंदर जो नॉर्दर्न चाइना है वहाँ पे बहुत ज्यादा निमोनिया के केसेस पाए गए हैं। उसके बारे में हु ने भी बहुत सारे डायरेक्शंस दिए थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी। तो अब इसमें क्या नई चीज हो रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि सेंटर जो है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दिए कि क्लोजली मॉनिटर करे जितनी भी रेस्पिरेटरी इलनेस अभी चल रही है उसके ऊपर। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। सो कंटेंट क्या है मेन अपना इसका, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू क्लोजली मॉनिटर केसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ILI इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे फुल फॉर्म, एंड सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस SARI in the wake of recent reports of surge in respiratory illness in children in northern China. So यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है अपने उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दिया है कि क्लोजली मॉनिटर करे केसेस रिलेटेड टू इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस एंड सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। किसके वेक के अंदर, मतलब ये चीज क्यों हुई है क्योंकि हाल ही में जो रेस्पिरेटरी इलनेस है चाइना के अंदर बहुत ज्यादा हाई पाई गई है चिल्ड्रंस के अंदर। क्लियर।
नेक्स्ट चीज देखते हैं, द मिनिस्ट्री आस्क्स द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट सर्विलेंस यूनिट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट टू कीप अ वॉच ऑन दिस केसेस। तो मिनिस्ट्री ने बोला है कि इन केसेस के ऊपर बहुत अच्छे से आपको काम करना है। The states have also been directed to send nasal and throat swabs of patients with such conditions, particularly children and adolescents, to virus research and diagnostic laboratories for testing for respiratory pathogens. So states को order दिया गया है कि वो swab टेस्ट करे, nasal टेस्ट करे, और जितने भी ये सब टेस्ट हो रहे हैं उन सबको वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में भेजा जाए ताकि इस रेस्पिरेटरी पैथोजन के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करी जा सके, इसका रीजन पता पड़ सके। Ministry advises states to immediately review public health and hospital preparedness measures, such as ensuring the availability of trained hands, hospital beds, drugs and vaccines for influenza, medical oxygen, antibiotics, personal protective equipments, testing kits. So ministry ने अभी सब states को बोला है कि आप अपने जो health care facilities है उनको अच्छे से measure करो, उनके बारे में और prepared रहो। क्या क्या चीजें बोली, जैसे hospital beds availability है कि नहीं है, drugs की availability को maintain रखें, ऑक्सीजन के बारे में अच्छे से पता करें कि उनकी अवेलेबिलिटी अच्छे से है कि नहीं है, ट्रेन हैंड्स मींस डॉक्टर की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वहां पे। सो इन सब चीजों के ऊपर मिनिस्ट्री ने जो है स्टेट्स को ऑर्डर करा है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो डिजीज है ये स्प्रेड हो रही है तो इंडिया में भी इसके केसेस पाए जाए, तो पहले से ही रेडी रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा निमोनिया के बारे में अपन को बताया गया है। ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि कॉज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस सच एज निमोनिया एंड तो ये जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण से ही निमोनिया और ये सब कॉज होता है। दीज इन्फेक्शंस आर समटाइम कॉल्ड एज एटिपिकल और वॉकिंग निमोनिया। अब ये जो इन्फेक्शन होते हैं इनको बहुत सी बार एटिपिकल और वॉकिंग निमोनिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके सिम्टम्स और माइल्डर होते हैं और इस केस के अंदर बहुत सी बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, पर कुछ कुछ केस बहुत सीवियर डेवलप हो जाते हैं जहाँ पे मेडिकल अटेंशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब यहाँ पे सिम्टम्स बता रखे जो कि है इंक्लूड फीवर, कफ, सोर थ्रोट, हेडेक, फटीग एंड मसल एक्स। तो ये सब सिम्टम्स है माइकोप्लाज्मा निमोनिया के। क्लियर? सम पीपल में आल्सो हैव अ चेस्ट पेन्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीजिंग और ईयर पेन्स। कुछ लोगों को चेस्ट पेन भी हो सकता है इसके अंदर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस की कमी भी हो सकती है, कान में भी दर्द हो सकता है, ईयर पेन। द सिम्टम्स यूजुअली अपीयर 2 to 3 weeks आफ्टर एक्सपोजर टू द बैक्टीरिया एंड मे लास्ट फॉर सेवरल वीक। तो जो सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज के, इस बैक्टीरिया के, वो 2 से 3 वीक बाद आने स्टार्ट होते हैं और बहुत सारे मतलब सेवरल वीक्स तक ये लास्ट कर सकता है बैक्टीरिया। क्लियर? सो ये इन्फॉर्मेशन अपन ने देखी इस पूरी न्यूज के रिगार्डिंग। सो मेन क्रक्स क्या है इसके अंदर इंफॉर्मेशन का, जो सेंटर है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दिए कि वो क्लोजली मॉनिटर करे जो भी रेस्पिरेटरी इलनेस केसेस स्टेट्स के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि चाइना के अंदर अपन देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा सर्ज हुए रेस्पिरेटरी इलनेस डिजीज के केसेस। सो आने वाले फ्यूचर में अगर ये स्प्रेड होती है तो पहले से ही प्रिपेयर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो ये पूरी न्यूज थी अपनी, इसके बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हालांकि। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। आयुष्मान भारत सेंटर्स टू बी नाउ कॉल्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सो आयुष्मान भारत सेंटर जो थे अब उनका नाम चेंज हो गया, उनको रीनेम कर दिया गया है। उनका नेम अब क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सो यहाँ पे उनका रीनेमिंग हुआ है और टैगलाइन क्या रहेगी इसकी? आरोग्यम परम धर्मम। सो ये टैगलाइन रहेगी इसकी। In its letter to all states and union territories, the Union Health Minister has urged that they complete the rebranding process by the end of 2023. So जो rebranding process हो रहा है, जो वापस से रीनेमिंग हो रहा है, ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट करने को बोला गया है? 2023 के एंड तक कंप्लीट करने को बोला गया है। इसकी टैगलाइन अपन ने अभी बात करी, नया नाम क्या होगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्लियर? States instructed to upload photos on ABHWC portal. So जो states है उनको आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की जो पोर्टल है सॉरी उनके ऊपर नेम चेंजिंग करने के बाद फोटोज अपलोड करने को कहा गया है कि आपने काम कर दिया है नहीं कर दिया उसका प्रूफ। क्लियर? नेशनल हेल्थ मिशन लोगो इज टू बी रिटेन। सो यहाँ पे लोगो जो होगा वो रिटेन करा जाएगा वापस से। सो यहाँ पे जो ये रीब्रांडिंग हो रहा है इसके लिए जो प्रपोज किया गया है 3000 रुपीज पर फैसिलिटी। सो यहाँ पे
हर फैसिलिटी को 3000 रुपीज दिए जाएंगे जो भी चेंजेस करने हैं उसके रिगार्डिंग. The funds required for renaming the existing facility have been proposed at 3,000 per faculty. Clear? India currently has more than 1.6 lakh Ayushman Bharat Health and Wellness Centers, which aims to provide comprehensive primary health care. So India के अंदर currently 1.6 lakh से ज़्यादा आयुष्मान हेल्थ सेंटर्स है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्रोवाइड करते हैं. सो मेन क्रक्स क्या है इस न्यूज़ का कि आयुष्मान भारत सेंटर्स जो थे उनको वापस से रीनेमिंग कर दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर. टैगलाइन की बात करी थी अपन ने यहाँ पे आयुष्मान परम धनम. क्लियर? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के बारे में देख लेते हैं कुछ चीजें. इट इज एन अटेम्प्ट टू मूव फ्रॉम अ सेलेक्टिव अप्रोच टू हेल्थ केयर टू डिलीवर कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज. सो यहाँ पे इस सेंटर के अंदर बहुत सारी रेंज की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. It has two components which are complementary to each other. Under its first component, 1,50,000 health and wellness centers will be created to deliver comprehensively primary health care. So इसके first component के अंदर क्या है 1,50,000 health centers जो है वो create करे जाएंगे ताकि primary health care facility universally and free users को provide की जाए with a focus on wellness and delivery of an expanded range of services close to the community. Second component जो होगा उसके अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बात की गई जो कि प्रोवाइड करता है हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 lakh per year to cover over 10 crores poor and vulnerable families for seeking secondary and tertiary care. So primary care के लिए 1,50,000 health and wellness centers create करे जाएंगे और secondary और tertiary care के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दी जाएगी जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता है ऑफ 5 lakhs rupees. Clear? Health and wellness centers are envisaged to deliver expanded range of services that go beyond maternal child health care services to include care for non-communicable diseases. Clear? Oral, eye and ENT care, mental health and first level. So ये सारी चीजें वहां पे करी जाती है आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर. चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पे क्लियर हो गई है न्यूज अपनी. तो नेक्स्ट न्यूज अपनी क्या पे यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज अपनी क्या है यहाँ पे फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टू टैकल अर्बन प्रॉब्लम. इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है चलिए देखते हैं. आज जो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ रहा है, जो अपनी एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी बहुत सारी जो इंडियन सिटीज है वो एंटर कर चुकी रेड जोन के अंदर. इसका मेन प्राइमरी रीजन क्या बताया जा रहा है? इसका रीजन है पर्टिकुलर मैटर जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात हुई है, पर्टिकुलर मैटर 2.5 एंड पर्टिकुलर मैटर 10 पॉल्यूटेंट की. इसका रीजन बेसिकली पर्टिकुलर मैटर ही है, पीएम जिसको बोलते हैं. तो क्या होता है, ये जो होते हैं छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये PM 2.5 जो है ये नेकेड आई से विजिबल नहीं होता. ये जो मैटर्स है ये सबसे ज्यादा रीजन है जो कि स्मोक को क्रिएट करते हैं. अब यहाँ पे स्मोक को क्रिएट करते हैं. स्मोक क्या होता है? एक होता है फॉग और एक होता है स्मोक. फॉग होता है धुंध मतलब. अब इन दोनों से मिलके जो बनता है उसको कहते हैं अपन स्मोक. ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है. इससे मतलब चोकिंग वाली प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा अपन को देखनी पड़ी है. तो यहाँ बात हो रही है कि अगर अपन इस पीएम को जो कि पर्टिकुलर मैटर है इसको कम कर दे तो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है. तो यहाँ पे ट्रक्स के रिगार्डिंग बात हुई है पूरे पैसेज के अंदर कि इंडिया में जो है ट्रक्स चल रहे हैं बहुत सारे. एवरी ईयर यहाँ पे अप्रोक्स 9 लाख से ज्यादा ट्रक्स ऐड होते हैं इंडियन रोड्स के ऊपर. यहाँ पे अपन को बताया गया कि इंडिया के अंदर हर साल 9 लाख से ज्यादा नए ट्रक ऐड होते हैं. एंड ऑलरेडी इसमें 70 लाख ट्रक्स अभी है इंडिया के अंदर. हर साल 9 लाख ऐड हो रहे हैं और अप्रोक्स 70 लाख अभी करंटली रनिंग है. क्लियर? ये जो ट्रक्स चल रहे हैं ये अलोन ही इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स हो रहा है, तो इंडिया जितना भी ऑयल इंपोर्ट करती है उसका 25% कंज्यूम ये ट्रक्स ही पूरा कंज्यूम कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है यहाँ पे. और एंड अप्रोक्स 90% ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट CO2 एमिशन. तो जितना भी रोड ट्रांसपोर्ट एमिशन हो रहा है इसके अंदर कंट्रीब्यूट 90% अलोन ट्रक्स ही कर रहे हैं.
क्योंकि डीजल पे चलते हैं और डीजल एक बहुत ज़्यादा हाई रीज़न है पर्टिकुलर मैटर के इंक्रीज होने के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन जो ट्रक्स को इनको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाए ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही पोल्यूशन से रिलेटेड वो कम हो सके। पर ये फिजिबल नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि अगर अपन एक पर्टिकुलर ट्रक की रेट देखते हैं तो ये अराउंड होती है 30 to 40 lakhs। पर अगर ईवी ट्रक अगर बनाया जाता है तो एक ट्रक की कीमत ही अप्रोक्स 1 CR के अराउंड हो जाती है। तो जहाँ एक पर्सन 3 to 4 ट्रक्स अफोर्ड कर सकता है, उस अमाउंट में सिर्फ एक ट्रक आ रहा है। तो फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये ईजिली कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है, इनिशिएटिव देती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप करती है तो फिर भी पॉसिबल है कि ये चीज़ हो सकती है नियर फ्यूचर। कैंसिल नहीं कर सकते इस थॉट को, पर डेफिनेटली मुश्किल है अभी के आने वाले टाइम के अंदर। सो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे दो विक्ट्री अचीव मोर देन 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन इन द 3 व्हीलर्स। तो जो 3 व्हीलर्स व्हीकल है उसमें मोर देन 50% अपन ईवी के थ्रू शिफ्ट हो चुके हैं। सो वही चीज अपन को ट्रक्स के लिए भी करनी चाहिए। क्लियर? तो इसके लिए क्या लगेगा, प्रॉपर R&D लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, चार्जिंग पॉइंट्स डेवलप करने पड़ेंगे, कॉस्ट देखनी पड़ेगी। सो इन सब चीजों के बाद ही ईवी ट्रक्स अपन लेके आ सकते हैं। क्योंकि अगर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स ही नहीं होंगे तो ट्रक्स को चार्ज करने में वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर पॉइंट्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा रुकावटें आ जाएगी इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर। सो पूरी बात यहाँ पे मेनली यही हो रही है कि ईवी जो ट्रक्स जो है उनको ईवी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। Why is बिहार डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? अभी स्टार्टिंग में थोड़े दिन पहले अपन ने देखा था जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक पास करा है रेजोल्यूशन जो कि डिमांड कर रहा है ग्रांट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इन बिहार। सो उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को पाने के लिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास करा है। तो उसी के बारे में यहाँ पे सारी बात हुई है, क्यों चाहते हैं कि वहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस हो, क्या बेनिफिट्स होते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। बहुत सारे रीजन्स होते हैं कंट्री के अंदर जो कि ज्योग्राफिकली और सोशल इकोनॉमिक जिनको डिसएडवांटेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न रीजन से होते हैं, वहाँ पे हर चीज की अवेलेबिलिटी इतनी इजीली नहीं होती, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली डेवलप नहीं होता, तो उनको वहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। सो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 के अंदर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन। क्लियर? ये कब डब्ल्यू हुआ था, इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आर्टिकल कौन सा आता है। तो कौन से 5 फैक्टर्स है जिनके बेसिस के ऊपर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। सो फर्स्ट है इसमें अपना हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन। जहाँ पे भी हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन होगी वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी स्लो होगा, तो उन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। सेकंड है लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है या फिर जहाँ पे साइजेबल जो शेयर है वो पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन का है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। फोर्थ है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं है, अभी भी वहाँ पे पिछड़ा हुआ वर्ग चल रहा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। सो ये 5 फैक्टर्स है जिनको कंसिडर करा जाता है बिफोर ग्रांटिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्लियर? सो अभी टोटल कितने स्टेट्स है, यूटीज मिला के कितने हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया गया है? 8 + 3। सो यहाँ पे 11 है टोटल अभी जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड नागालैंड को दिया गया था 1969 के अंदर, और बाकी की जो 8 स्टेट्स है उनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। क्लियर? इंपॉर्टेंट हो जाती है न्यूज। चलिए अभी अपन ने देखा कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है। अब इसके साथ साथ क्या बेनिफिट्स अटैच होते हैं वो देखते हैं। जो बेनिफिट्स होते हैं इसके अंदर जो होते हैं, पहले जैसे कि गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला यूज होता था, अब वो फॉर्मूला चेंज हो गया है एंड द रिकमेंडेशन ऑफ 14-15 फाइनेंशियल कमीशन अब अप्लाई होता है। पहले 30% दिया जाता था टोटल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, पहले 30% दिया जाता था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को। अब जो है वो चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या हुआ है, उसको इंक्रीज कर दिया गया टू 41% इन द 15 फाइनेंशियल कमीशन फ्रॉम 32%। पहले जो 32% दिया जाता था वहां से उसको 41% कर दिया गया है।
और बहुत से जो स्टेट्स होते हैं उनको जो है सेंटर, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पे जो है सेंटर 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और जो 10% है वो सिर्फ स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर। इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कंसेशन होता है कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज के अंदर, इनकम टैक्स रेट में हेल्प मिलती है, और इनकॉर्पोरेट टैक्स रेट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, वहां पे जो एक्साइज ड्यूटीज जो टैक्सेस होते हैं वो भी कम होते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करा जा सके। क्लियर। सो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो होते हैं उनको ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। बिहार क्यों डिमांड कर रहा है ये स्टेटस की, क्योंकि वो बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस है, तो इसलिए उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के स्टेटस में डाल दिया जाए। पर केवल एक फैक्टर के बेसिस पे ही सिर्फ ये स्टेटस प्रोवाइड नहीं करा जाता है, बाकी की जो अपन ने फैक्टर्स 5 डिस्कस करे थे वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। Do other states also want a special category status? So ये बिहार ही पहला स्टेट नहीं जिसने ये डिमांड करी, उसके अलावा पहले आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, ये लोग भी पहले डिमांड कर चुके हैं पर अभी तक इनको ये चीज प्रोवाइड करी गई नहीं है। However, the central government, citing the 14th Financial Commission report, which made a recommendation to the center that no state to be accorded to special category status, has repeatedly denied their demands. So ये 15 फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट में गवर्नमेंट ने साफ बता दिया है कि अब कोई भी स्टेट जो है उनको ये स्टेटस नहीं दिया जाएगा इजीली। क्लियर। सो आंध्र प्रदेश ने भी इन 2014 डिमांड करना स्टार्ट करा था ड्यू टू द लॉस ऑफ हैदराबाद। क्लियर। ओडिशा ने क्यों करा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज वाला एरिया है, वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा रहती है, तो इसलिए उनको बोला गया था कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाए। सो पूरी न्यूज यहाँ पे यही है कि पहले अपन न्यूज को जो होल में वो डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सो बिहार क्यों डिमांड कर रहा है, क्या उसकी डिमांड जस्टिफाइबल है, क्योंकि मेजर चीज आ जाती है गवर्नेंस भी अगर सही से काम करती है, अगर वो करप्शन को बंद करती है तो भी बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देके ही सुधारी जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबको ये चीज इशू कर चुकी होती। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एससी हैज ऑलवेज एक्टेड एज पीपल्स कोर्ट सीजीआई ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल डेज। तो प्रीवियस जो डे था अपना 26 नवंबर, वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करा जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है, 26 नवंबर को आता है, जिसको नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है। ऑन दिस डे इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्मली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। Clear. The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19 November 2015 notified the decision of the Government of India to celebrate 26 November as the Constitution Day. So यहाँ पे important news होती है Constitution Day कब आता है, कब पहली बार इसके बारे में बात करी गई, कब इसको फोर्स में लाया गया, कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने नोटिफाई करा था डिसीजन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। आगे क्या बता रहे हैं अपन को, द चीफ जस्टिस, जो न्यूज के अंदर अपन को गिवन है उसके बारे में बात हुई है। द चीफ जस्टिस सेड द कॉमन मैन शुड नॉट फियर अप्रोचिंग कोर्ट्स। सो जो अपने यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बोला कि आम आदमी को डरने की जरूरत नहीं है कोर्ट्स को अप्रोच करने के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर वो राइट है तो उसको अप्रोच करना चाहिए। Thousands of citizens have approached its doors with the faith that they would get justice through this institution, the chief justice said. Clear? तो मेन न्यूज यहाँ पे यही है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे था, इसलिए अपने जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये चीज कही थी। नेक्स्ट न्यूज है, मोल्डिंग द हिमालयास नीड्स कॉशन। सो यहाँ पे हाल ही में जैसे आप उत्तराखंड के अंदर अपन देख सकते हैं, जो एक टनल अपने केस चल रहा है जिसमें 41 वर्कर्स ट्रैप हो गए। सो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई कि बहुत से एरियाज जैसे हिमालयन एरियाज जो है वहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत तो है, पर डेवलपमेंट बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि वो एरियाज ऐसे जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नेचर के साथ साथ अपन को डेवलपमेंट की जरूरत है। सो यहाँ पे क्या बताया गया एक बार डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे अभी जैसे चार धाम प्रोजेक्ट की भी बात हो रही है, तो उस प्रोजेक्ट के कारण क्या इश्यूज हो सकते हैं वो यहाँ पे बताए गए। द फोरमोस्ट वन इज अबाउट द डेवलपमेंट मॉडल इटसेल्फ and in the concrete terms what should be the carrying capacity of the IHR. क्लियर। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है टोटल में 1 मिनट।
सो यहाँ पे जो इंडियन हिमालयन रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर यहाँ पे पॉइंट आउट करा गया है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, लोड कैपेसिटी भी डिटरमाइन होनी चाहिए पहले से। अगर ज्यादा लोड आ जाएगा तो जैसे अपन देख सकते हैं जैसे केदारनाथ और यहाँ पे सब हुआ था एक्टिविटीज, फ्लड एक्टिविटीज और ये सब। सो नेचर के साथ अपन को कंट्रीब्यूट करते हुए जो भी डेवलपमेंट है वो करना चाहिए। सो यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो इंडियन हिमालयन रीजन जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, एनवायरनमेंट के साथ साथ in which environment clearness were sought, undermining safety protocols and new forms of architect that should be built to construct and monitor infrastructure project. So यहाँ पे नए टाइप के आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है और प्रोजेक्ट को फुली मॉनिटर करने की जरूरत है। क्लियर? अगेंस्ट नेचर, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट द हिमालयंस आर द यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स एंड स्टिल इन द फॉर्मेटिव स्टेजेस। सो ये जो हिमालयंस है ये अभी यंगेस्ट है और यहाँ पे अभी भी देखा जा सकता है कि चेंजेस हो, जियोग्राफिकल रीजन जो इनका पूरा वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, फॉर्मेटिव स्टेज के अंदर है क्योंकि अभी भी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो। क्लियर? प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का यूज करा जा सके। यहाँ पे होल एंड सोल क्रक्स यही है कि जो भी हिमालयस के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको अच्छे से देखते हुए करा जा सके, नेचर के खिलाफ ना होते हुए करे। क्लियर? The foremost one is about development. ये अपन अभी just देखा था। One of the major problem in this project is accepting the fact that the Himalayas are the youngest. ये भी अपन देख चुके हैं already. The Supreme Court of India has already seized on the matter on the issue of carrying capacity in the Himalayas. Now is the time when the apex court should push for a dialogue on it. So Supreme Court already इसके ऊपर काम कर रहा है। So अब जरूरत है कि apex court भी इस बारे में बातचीत करे। A new legislative architecture that allows people to monitor these projects and ensure that geological experts are part of every move is required. So यहाँ पे नए legislature की जरूरत है जहाँ पे पीपल, जो वहाँ के लोकल पीपल है वो मॉनिटर कर सके क्या प्रोजेक्ट के अंदर चीजें चल रही है और एवरी पार्ट को मॉनिटर कर सके और एक्सपर्ट्स को बता सके। The local community should be an essential part of these monitoring structures with strict protocols. Likewise, civil society groups and community-driven organizations should be included. So यहाँ पे इन लोगों को include करने की बात करी गई ताकि सेफ्टी के साथ और प्रॉपर मॉनिटरिंग प्रोसेस के साथ इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करा जा सके। नेक्स्ट न्यूज है अपनी, मोदी टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट इन दुबई दिस वीक। सो जो मोदी जी है अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट जो दुबई के अंदर हो रही वहाँ पे पार्ट लेंगे, इसके बारे में अपन को बताया गया है। ये किन्होंने बताया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कंफर्म करा था ऑन संडे। क्लियर? तो ये जो समिट है ये कब होने वाली है? ये समिट नवंबर 30 टू दिसंबर 1 को होने वाली है। कहाँ पे होगी? दुबई के अंदर होगी। क्लाइमेट से रिगार्डिंग डिस्कशन होते हैं समिट के अंदर। क्लियर? सो जो प्रीवियस समिट हुई थी अपनी 2021 के अंदर जो कि 26 एडिशन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, वहां जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 5 स्पेसिफिक टारगेट टाइटल जो है पंचामृत को अनाउंस करा था जो कि कंसिस्ट करते थे, दीज कंसिस्टेड ऑफ कमिटिंग इंडिया टू द नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रल बाय 2070 फर्स्ट ये था, कमिटिंग एट लीस्ट 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी इंस्टॉलेशन बाय 2030 टू बी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज। सो 500 गीगावाट की एनर्जी इंस्टॉल करनी बाय 2030 फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज, कटिंग कार्बन एमिशंस बाय बिलियन टन्स, रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45%, नेक्स्ट गोल ये था, एंड मीटिंग हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। और इनमें से बहुत से गोल जो से वो इंटर रिलेटेड थे आपस के अंदर। सो यहाँ पे जो 2015 में कॉप की मीटिंग हुई थी पेरिस के अंदर, वहां पे भी एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जैसे वहां पे बात हुई गई थी कि स्टेप्स शुड बी टेकन to keep the global average temperature from rising above 2 degrees Celsius and as far as possible as 1.5 degrees Celsius by the end of century. So 2 degrees Celsius से कम ही रखना है अपन को ओवरऑल राइजिंग टेम्परेचर, ये बात हुई थी वहाँ पे। क्लियर? इसके अलावा वहाँ पे जो विजिट हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, विल ऑल्सो होल्ड बायलैटरल मीटिंग्स विद अदर वर्ल्ड लीडर्स, जो भी अदर वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं उनके साथ भी मीटिंग वहाँ पे होगी। क्लाइमेट चेंज वॉज अ की प्रायोरिटी एरिया ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। सो इंडिया ने इस बार G20 को प्रेसिडेंसी हुई थी, उसके अंदर क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई थी और की प्रायोरिटी एरिया था इंडिया का। सो बेसिक न्यूज यहाँ पे यही है।
COP के बारे में यहाँ पे डिस्कस करा है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। Why has Binance been fined by the US? So जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो Binance से जो कंपनी है उसको फाइन करा गया है बाय यूएस। कितना फाइन करा गया है? $4.3 बिलियन का फाइन उनको किया गया है। और जो उनके सीईओ थे चैंगपेंग ज़ाहो, उन्होंने रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया अपना इसकी बाद। क्लियर। द यूएस गवर्नमेंट लास्ट वीक स्लैम्ड बिनेंस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। बिनेंस क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसको फाइन करा गया है $4.3 बिलियन का, कंफर्मिंग सीरियस प्रोटोकॉल फेलियर्स एज इट फ्रीक्वेंटली वॉयलेट यूएस सैंक्शंस। सो उन्होंने बहुत सारी यूएस के जो लॉज है उनको कंटिन्यूसली उनका क्या बोलते हैं वायलेशन किया है। बहुत सारे जो यूएस लॉज है उनको कंटिन्यूसली उन्होंने वायलेट करा है, इसलिए उनके ऊपर ये फाइन लगा। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस है। सो इस चीज के कारण जो सीईओ थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्लियर। व्हाई इज बिनेंस सीईओ? अब ये फाउंड कब हुआ था? 2017 के अंदर फाउंड हुआ था बिनेंस। क्लियर। क्यों फाइन करा गया? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लॉज को वायलेट करा था। मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस थे, वायलेटिंग द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, बहुत सारे एक्ट जो थे उनको वायलेट करा था। क्लियर। और बहुत सारी जो एक्टिविटीज थी उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करी। फॉर एग्जांपल जो लीगली और इलीगली बहुत से लोग जो ट्रांजैक्शन करते थे उन्होंने उस चीज को रिपोर्ट ही नहीं करा कि ये सब चीजें भी हो रही है उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो ये सारे भी रीजंस है जिनके कारण ये फाइन लगा है। क्लियर। बहुत सारे टेररिस्ट जो थे उनके भी बहुत सारा अमाउंट जो है वो ट्रांजेक्शन हुए इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो ये सारे एलिगेशंस है जिनके कारण उन पे फाइन लगा है। क्लियर। सो मेन न्यूज यहाँ पे यही थी। यहाँ पे आपको सीईओ के नेम याद रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। साउथ कोरिया, जापान एंड चाइना टू रिज्यूम लीडर्स समिट। तो मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अबाउट 4 years। तो 4 साल बाद ये मीटिंग, ये समिट ऑर्गेनाइज हुई है किनके बीच में? साउथ कोरिया, जापान एंड चाइना के अंदर, on Sunday to revive cooperation among the Asian neighbors and resume their leaders trilateral summit। क्लियर। सो ये वापस से ट्रायलेटरल जो इनका चल रहा था उसको 4 साल बाद इन्होंने कंटिन्यू करा है समिट को। इसके अंदर मेनली बात क्या करी गई? कॉपरेशन से रिलेटेड बात कही गई है। जो भी हिस्टोरिक डिस्प्यूट्स थे उनको साइड में रखते हुए इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया है। और ये जो 3 नेशन है टुगेदर ही अकाउंट करते हैं 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। Clear? The three also agreed to push for diverse cooperation projects in areas such as people-to-people exchange, trade, technology, public health। इन सब चीजों के ऊपर भी उन तीनों नेशंस ने एग्री करा है और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करी है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ रिलेटेड सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। साउथ कोरिया स्पाई एजेंसी चीफ एंड टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल रिजाइन। जो साउथ कोरिया के स्पाइस एजेंसी चीफ थे जो कि टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनका नेम यहाँ पे मेंशन है, किम क्यूंग हूंग जो थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। उनके साथ ही 2 अदर ऑफिशियल जो थे उन्होंने भी साथ में रिजाइन कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे अपना आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस फिनिश होता है। थैंक यू।